नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ के बारे में, इतिहास और उसका रहस्य और परंपरा। ये इसका जो रहस्य है महाकुंभ का, ये कब लगता है और उसका मेला कब लगता है और उसका रहस्य क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो मेला रहता है महाकुंभ का, वो कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजन है जो पूरी दुनिया में भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। यह सुअवसर 12 साल बाद आया है और 4000 साल हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए इस महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 6342 करोड़ रुपए की अनुमति बजट और विशाल जल प्रबंधन योजना के साथ यह मेला केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए इस लेख में हम कुंभ मेले के इतिहास, रहस्य और परंपराओं की गहराई में उतरते हैं। प्रयागराज को गंगा, जमुना, सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल कहा जाता है। आप सरस्वती नजर नहीं आती, इस पर भी इस लेख में विस्तार से बात करेंगे। यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। यह भारतीय परंपराओं की गहराई और विशालता को दर्शाता है। 2025 का महाकुंभ न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और शांति का संदेश लेकर आया है। इस आयोजन के पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक अनुभव हर व्यक्ति को अद्वितीय आनंद प्रदान करते हैं। कुंभ मेला वास्तव में भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। कुंभ मेले का प्राचीन इतिहास क्या है? कुंभ मेला भारतीय इतिहास और परंपराओं में हजारों वर्ष से जुड़ा हुआ है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुराणों और अन्य धार्मिक कथाओं में इसके आरंभ और महत्व को लेकर कई संकेत मिलते हैं। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इन 4 स्थानों को विशेष महत्व क्यों माना गया है? इसका रहस्य समुद्र मंथन और गरुड़ से जुड़ी पौराणिक कथा में छिपा है। पौराणिक कथाएं, कुंभ का आरंभ, गरुड़ और अमृत कलश की कथा। महाकुंभ मेले की पहली कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कुद्र और विनंता से जुड़ी है। उन्होंने 1000 नाग पुत्रों का जन्म दिया। विनंती के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक गरुड़ थे। गरुड़ ने अपनी माँ विनंता को कुद्र के नाम पुत्र की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश में वैकुंठ से लाने का संकल्प लिया। विष्णु भगवान की अनुमति से गरुड़ ने अमृत कलश लाया, लेकिन विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से उसे नागों तक पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन की कथा क्या है, आइए हम जानते हैं। समुद्र मंथन की कथा में देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र को मथा। अमृत कलश के प्रकट होते ही असुरों और देवताओं में इसे लेकर संघर्ष हुआ। यह युद्ध 12 दिनों देवलोक के 12 वर्ष तक चला। इस दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन का केंद्र बने। इसमें से पहला स्थान है प्रयागराज, त्रिवेणी संगम का महत्व। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। धार्मिक मान्यता कि इस संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की अदृश्य सरस्वती नदी को लेकर अनेक शोध और कहानियां प्रचलित है जो इसे रहस्यमय बनाती है। नागा साधु और शाही स्नान की परंपरा। कुंभ मेले की सबसे विशिष्ट परंपरा शाही स्नान है, जिसका पहला अधिकार नागा साधु को दिया जाता है। नागा साधु जो तप और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं, इस आयोजन के केंद्र बिंदु होते हैं। उनका इतिहास, परंपराएं और रहन सहन कुंभ मेले को अलग पहचान देती। इस बार के कुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े और किन्नर अखाड़ा भी भाग ले रहे। यह आयोजन समानता और समरसता का संदेश देता है। अक्षयवट और कुंभ का संबंध। प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष कहा जाता है, कुंभ मेले का अभिन्न हिस्सा है। इसे सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष के दर्शन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेले की आधुनिक भव्यता।
2025 का कुंभ मेला अपनी भव्यता और तकनीकी प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के लिए जल प्रबंधन, स्वच्छता, यातायात और सुरक्षा के विशिष्ट प्रबंध किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेले का सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। 2017 में इसमें यूनेस्को द्वारा मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह आयोजन विभिन्न धर्मों, संस्कृति और जातियों के एक साथ लाने का कार्य करता है। अदृश्य सरस्वती नदी का रहस्य। प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम के लिए माना जाता है, गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु इस पवित्र स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसमें एक तीसरी नदी सरस्वती का भी उल्लेख होता है। अदृश्य सरस्वती नदी के अस्तित्व और इलाके लुप्त होने के पीछे का रहस्य जानने के लिए हमें वेद, पुराण और ऐतिहासिक तथ्यों में झांकना होगा। यह लेख सरस्वती नदी के पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालता है। सरस्वती का पौराणिक उल्लेख महाभारत के शल्य पूर्व और श्रीमद् भगवत पुराण में सरस्वती नदी का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इसे अग्नवदी और उदकवदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता है। पुराण के अनुसार सरस्वती प्राचीन काल में स्वर्णभूमि नामक क्षेत्र से होकर बहा करती थी। यह क्षेत्र कालांतर में सौराष्ट्र और फिर मारवाड़ के नाम से जाने लगी। सरस्वती नदी का वर्णन न केवल धार्मिक महत्व को रेखांकित करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि नदी प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा थी। महाभारत में सरस्वती को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे प्लक्षवती, वेदावती और वेद समृद्धि। यह दर्शाता है कि सरस्वती का अस्तित्व केवल एक नदी तक सीमित नहीं बल्कि यह सभ्यता का केंद्र बिंदु थी। सरस्वती के लुप्त होने की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार जब सौराष्ट्र और मारवाड़ क्षेत्र के लोग यमुना के प्रभाव में आकर अपने आचार विचार बदलने लगे तो सरस्वती नदी ने वहां से प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि सरस्वती का प्रस्थान के बाद यह समृद्धि भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जिससे आज हम राजस्थान के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में प्रवाहित होती है। महाभारत इसके नाशन नामक स्थान पर लुप्त होने का उल्लेख है। यह स्थान हरियाणा और राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में माना जाता है। पांडे और जमीनी ब्राह्मण तंत्र के अनुसार सरस्वती मरुस्थल में सूख रही थी। भूगर्भीय और ऐतिहासिक तथ्य। वैज्ञानिक और भूगर्भीय शोध भी सरस्वती नदी के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। समय समय पर भूकंप और भूगर्भीय हलचलों के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह बाधित हुआ और यह धीरे धीरे सूख गई। हरियाणा और राजस्थान के भूभाग में पाए गए प्राचीन जलमार्ग इसके अस्तित्व का प्रमाण है। सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से यह पता चला है कि सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो हिमालय से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक बहती थी। त्रिवेणी संगम का महत्व। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया। यह स्थान केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। कुंभ मेले के दौरान यह करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ का इतिहास। महाकुंभ का उल्लेख वेद, पुराण, महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। चीनी यात्री हुनसोंग ने सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 640 में ईस्वी में आयोजित माघ मेले का वर्णन किया। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की परंपरा को सुदृढ़ किया। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रयागराज मिलने का उल्लेख किया। कुंभ की खगोलीय महत्व। कुंभ पूर्व का आयोजन खगोलीय गणों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न खगोलीय स्थितियों के आधार पर नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। सरस्वती और भारतीय संस्कृति। सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह नदी न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण थी बल्कि यह वैदिक काल के धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था का केंद्र भी थी। इसके तट पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम थे जहाँ वैदिक ग्रंथों की रचना हुए थे। सरस्वती नदी का लुप्त होना केवल भौगोलिक घटना नहीं है
बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पौराणिक कथाएं, वेदों का उल्लेख और वैज्ञानिक शोध भी सभी तथ्य को स्थापित करते हैं कि सरस्वती एक वास्तविक नदी थी जो भारतीय सभ्यता की धरोहर थी। आज प्रयागराज में के त्रिवेणी संगम और कुंभ मेले के माध्यम से सरस्वती नदी की समृद्धि जीवित है। यह स्थान धार्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जो अपनी जुड़ों और धरोहर से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का कहना है कि महाकुंभ 2025 भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का ऐसा अद्वितीय आयोजन होगा जो आस्था, भक्ति और परंपरा के प्रतीक के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और अखाड़ा परंपरा का जीवंत प्रमाण भी है। अखाड़ा का ऐतिहासिक परंपरा। महाकुंभ में अखाड़ा की परंपरा भारतीय धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यह संगठन वेदों, उपनिषदों और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए सनातन धर्म और संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। अखाड़ा का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ में 13 प्रमुख आंकड़े भाग लेते जिन 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। शिव आंकड़ा, भगवान शिव की उपासना करने वाले आंकड़े जैसे चुना, निर्जनी, महानिर्वाणी, अटल, आनंद, आह्वान और अग्नि आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा आता है वैष्णव आंकड़ा, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करने वाले आंकड़े जैसे निर्वाणी, दिगंबर और निर्मुनि आंकड़ा। तीसरा आता है उदासीन आंकड़ा, वेदांत और निर्गुण भक्ति में लीन आंकड़े जैसे उदासीन और निर्मल आंकड़ा। महाकुंभ 2025 की प्रमुख विषय क्या है? 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्वों का साथ मनाया जाएगा। इसमें करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पेशवाई और शाही स्नान। पेशवाई जिसे अब कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कहा जाएगा, अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा है। इसमें आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते जबकि नागा साधु अपने शस्त्र अस्त्र के साथ अपनी परंपरा और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। शाही स्नान जिसे आप राजस्व स्नान या कुंभ अमृत स्नान कहा जाएगा, महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। किन्नर अखाड़े की भागीदारी। 2015 में किन्नर समुदाय ने पहली बार कुंभ में भाग लिया और 2025 में यह परंपरा लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में और विस्तृत हुई। इस पहले का उद्देश्य समाज में समानता, समावेशिता का संदेश देना है। अक्षयवट और उसकी महानता। प्रयागराज में अक्षयवट वृक्ष महाकुंभ का एक प्रमुख आकर्षण है। इसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संगम स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन और पूजन से वंश वृद्धि और मोक्ष प्राप्ति होती है। कल्पवास, तप और साधना का अनुष्ठान। महाकुंभ के दौरान कल्पवास एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें साधक महातक गंगा किनारे तपस्या करते, 3 बार स्नान करते और साधारण जीवन जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और मोक्ष प्राप्ति करता है। महाकुंभ के प्रकार और आयोजन। कुंभ पर्व का स्वरूप भव्य त्योहार से रूप में विकसित हुआ। यह रोचक और ऐतिहासिक यात्रा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में तीर्थ यात्रा और मेलों की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन कुंभ मेले का उल्लेख 14वीं शताब्दी से पहले बहुत कम मिलता है। 14वीं शताब्दी तीर्थ यात्रा मेले का चलन पड़ा और धार्मिक आयोजन भी सामूहिक रूप से मनाने का परंपरा आकार लेने शुरू किया। हालांकि सदी तक भी कुंभ मेले को व्यापक स्तर पर पहचान नहीं मिलती थी जो आज से मिली हुई। इसका सबसे पहला व्यवस्थित उल्लेख 1868 में लिखकर द्वारा किया गया। उन्हें प्रयागराज में भाग मेले तो एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजी जिसमें इसे कुंभ माघ मेला के नाम से संदर्भित किया। इस रिपोर्ट ने कुंभ मेले को एक विशिष्ट पहचान दी, जिसके बाद हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के मेले को कुंभ मेले के नाम से प्रसिद्धि मिलने लगी। कुंभ पूर्व यह स्वरूप धीरे धीरे केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे सांस्कृतिक सामाजिक आयोजन के रूप में भी देखा जाने लगा। आइए इस ऐतिहासिक विकास को गहराई से समझने और जाने। कुंभ पूर्व ने भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु बनाकर अपनी अमिट पहचान दी। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ भारत के विभिन्न हिस्सों के समय समय पर आयोजित होते हैं। महाकुंभ मेला वर्षों में एक बार प्रयाग में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला
12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाला मेला सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इसे सिंहस्थ नाम इसलिए दिया कि क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा की विशेष खगोलीय स्थिति बनती है, तब इस पवित्र मेले का आरंभ होता है। सिंह राशि का यह विशेष ज्योतिषीय संयोग इन मेलों का अद्वितीय बनता है और उन्हें सिंहस्थ कुंभ पहचान प्रदान करती है। अर्ध कुंभ मेला हर साल 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ और सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक भी है। यह आयोजन समाज में समानता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। 2025 का महाकुंभ भारतीय आध्यात्मिक और संस्कृति का एक अनोखा संघ होता है, जिसमें श्रद्धालु अपनी आस्था, भक्ति और परंपरा के साथ जुड़ेंगे। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शन स्रोत भी